सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय और आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर 3 देख रहे हैं। वीडियो का तीसरा पार्ट है और ये न्यू सीरीज 2022 और 3 सेशन के हिसाब से। आई होप आपने वीडियो के दोनों पार्ट देखे होंगे और अगर आप हमारे साथ अभी तक टेलीग्राम अकाउंट पे नहीं जुड़े, ईपी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि आपको नोट्स, डिटेल नोट्स हिंदी, इंग्लिश और साथ में दूसरे सैम्पल पेपर जो भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको ईपी फैमिली पे हमारे साथ मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं जुड़े हमारे साथ ई पाठशाला पे तो ज़रूर जुड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि लाइव सेशन जो है हम लोग वहाँ पे लेते रहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, इतनी सारी कंट्रियाँ हम पढ़ रहे हैं साउथ एशिया से रिलेटेड। अब साउथ एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रियाँ आती हैं। हमने पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी है। इस चैप्टर में हम मेन ये पढ़ रहे हैं कि जो भी साउथ एशिया की कंट्रीज है वो साउथ एशिया की कंट्री के अंदर किस तरीके से उनकी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी कैसे आई, उसके साथ उन कंट्री का हमारी कंट्री के साथ डिस्प्यूट क्या है और साथ में हम लोगों ने किस तरीके से उन कंट्री के साथ कोऑपरेशन की बात करी है, बोले तो सहयोग की बात करी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो एक हिंदू कंट्री है। नेपाल के क्या कहते हैं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, वो तो कहते हैं कि राम भगवान भी एक नेपाली थे, है ना। तो उनका भी एक अलग ही स्टेटमेंट था, बहुत वायरल हुआ था। दूसरा आप देखिए तो नेपाली लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। प्रेसिडेंट वहाँ पे विद्या देवी भंडारी हैं और पीएम वहाँ पे आप कह सकते हैं केपी शर्मा ओली अभी भी पीएम है। चीफ जस्टिस अलग है, चेयरमैन गणेश प्रसाद तिमिलना जो भी इनका नाम है। रिलीजन अगर आप देखें तो ऑफकोर्स हिंदुज़म ज़्यादा है, बुद्धिज़्म कम है। मुझे बुद्धिज़्म ज़्यादा लग रहा था, बुद्धिज़्म ज़्यादा होना चाहिए था। कैपिटल जो है ऑफकोर्स काठमांडू। काठमांडू कैपिटल ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि शार्क जो था उसका हेडक्वार्टर जो था वो काठमांडू के अंदर है। और ये जो नए सिलेबस के अंदर अभी ऐड हुआ है उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो इसकी शुरुआत दोस्तों कैसी होती है। नेपाल शुरुआत में हिंदू किंगडम था, यानी कि हिंदू राजाओं के अंडर में था। वहां पे मैं कह सकता हूं कि प्री डेमोक्रेसी मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय द किंग एंड द आर्मी। मतलब शुरुआती समय से वहां पे आंदोलन हुए थे राजनीति से संबंधित। मतलब राजनेताओं ने, मतलब लोगों ने कहा था कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए ताकि लोगों को अधिकार मिले, अपने जनता को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार होना चाहिए जनता के पास। तो यहाँ पे इसके लिए डिबेट हुआ और शुरुआती समय में जब डिबेट हुए तो सेनाओं के द्वारा और राजाओं के द्वारा इसको दबा दिया गया। तो अगर मैं बात करूं 1971 के अंदर तो हम उस समय बांग्लादेश को आज़ाद कर चुके थे। सोचो हम आज़ाद कर रहे थे बांग्लादेश को और वहाँ पे उस समय पे बीरेंद्र प्रताप विक्रम शाह देव, ये नेपाल के किंग बोले जाते हैं, ये सत्ता में थे। 1992 से लेके 2001 तक इस सत्ता में रहे। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इन्होंने ही उस टाइम पीरियड पे अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके जनता का जो प्रोटेस्ट था उसे दबा दिया। लेकिन 1990 के टाइम पीरियड में, इन्हीं के ही टाइम पीरियड में जो किंग था उसने एक्सेप्ट करा था कि हाँ एक नई डेमोक्रेसी होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को चलाना चाहिए। और ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि 1990 में माओविस्ट जो लोग थे उन्होंने नेपाल के अंदर इसको बढ़ाने की कोशिश करी। इतिहासकर्ता ये बताने की कोशिश करते हैं कि माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी, चाइना की आइडियोलॉजी जो थी वो नेपाल के अंदर आ गई थी क्योंकि वहाँ पे भी राजा के शासन को ख़त्म करा गया था और जनता ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रैलियाँ निकाली और नए संविधान, इवन बोले तो डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट करने की बहुत तेज़ी से मुहिम चलाई थी। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा हुआ था। और वही चीज़ हमें देखने को मिली थी कि नेपाल में माओवादियों ने, माओविस्ट लोगों ने कहा कि भैया हमें नेपाल के अंदर राजा का शासन खत्म करके जनता का शासन लाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलाया जाना चाहिए। तो 1990 के दशक एक ऐसा दशक था जो कई समय तक वहाँ पर मैं कह सकता हूँ धरने प्रदर्शन चलते रहे। अब यहाँ पे हुआ ये कि जो उस टाइम पीरियड पे माओविस्ट लोग थे वो उस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहे थे हमारे इंडिया के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर CPIM थी
उन्होंने नेपाल के लोगों की, जो माओविस्ट लोग थे, उनकी मदद करी थी। तो ये जब ये दंगे चल रहे थे उस टाइम पीरियड के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ उस समय युद्ध हुआ, बहुत हिंसक युद्ध हुआ। वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओविस्ट गुरिल्लाज एंड द किंग्स फोर्स। मतलब जो वहाँ का राजा था, वहाँ पे उसकी अपनी खुद की आर्मी थी, यूएसए सपोर्ट कर रहा था, चाइना सपोर्ट कर रहा था, यूनाइटेड किंगडम सपोर्ट कर रहा था और बेल्जियम भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओविस्ट लोगों की, कुछ लिबरल आर्मी वो, और कुछ इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओविस्ट, ये जो CPI-M थी, वो भी सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ, ये हिंसक ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला और पूरी तरीके से इस हिंसक के अंदर ऑफकोर्स यही जीतेंगे, और नेपाल के अंदर इस समय को सिविल वॉर की संज्ञा दी गई। काफ़ी लंबे समय तक ये सिविल वॉर चलता रहा, 10 साल तक तो सिविल वॉर ही चलता रहा। उसके बाद कुछ समय के बाद नेपाल के नए किंग बने, वीरेंद्र के बाद ज्ञानेंद्र बने, पर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद नेपाल के नए किंग बने, उसके बाद मैं कह सकता हूँ उनका नाम जो था वो ज्ञानेंद्र था। पहले वीरेंद्र, फिर ज्ञानेंद्र, उसके बाद पहले वीरेंद्र, उसके बाद ये थे आपके दीपेंद्र, ये दीपेंद्र थे, फिर ये ज्ञानेंद्र। पर ज्ञानेंद्र जब राजा बने थे तो उस टाइम पीरियड के बाद, इनके मरने के बाद फिर वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट नेपाल के अंदर बनने लग गए थे। तो पहले ये थे, सबसे पहले ये थे, फिर ये आए थे और फिर ये आए थे। तो पहले कौन थे? पहले किंग ऑफ नेपाल वीरेंद्र थे, फिर दीपेंद्र आए और फिर ज्ञानेंद्र आए। ज्ञानेंद्र के जाने के बाद फिर वहाँ पे मोनार्की सिस्टम खत्म हो गई थी। थोड़ा इतना समझ लेना हमें मोटा मोटा, ठीक है। तो इस तरीके से सिनेरियो चलता है। अब यहाँ पे 2006 के अंदर फिर दोबारा माओविस्ट लोगों ने यही कहा, मतलब 1990 में स्टार्ट हुआ था, फिर सरकार ने उसे ख़त्म करने की कोशिश करी 2001 में, और 2006 के अंदर फिर दोबारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और फाइनली वहाँ पे 7 पार्टियाँ बनी। 7 पार्टियों को 7 पार्टी अलायंस बोला गया। ये 7 पार्टी अलायंस ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे और वहाँ पे जनता का शासन लेके आएंगे। 2008 के अंदर नेपाल जो है रिपब्लिक बन गया और वहाँ पे राजा का शासन खत्म हो जाता है। राजा का शासन खत्म हुआ तो गिरिजा प्रसाद कोइलारा जो है ऑफकोर्स ये नेपाल के हेड बनते हैं। फिर फाइनली सही तरीके से शासन जो आया 2008 के बाद, वो 2015 में आया। 2015 के अंदर नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। 2015 में नेपाल के अंदर 28वें नेपाल के जो PM थे वो चुने जाते हैं और नेपाल को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया जाता है। मतलब 2015 हमारे इंडिया के अंदर 2015 में हमने कितने सारे 15 अगस्त मना लिए होंगे, कितने सारे लोगों ने कितनी दिवालियां मना ली होगी, और ये 2015 के अंदर अपना संविधान बना के बैठ रहे हैं। तो सोचिए ज़्यादा पुराना नहीं है। इसीलिए नेपाल के लोगों के साथ हमने रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करी। हमने कहा आसपास की कंट्री है तो ऑफकोर्स हम इनके साथ फ्रेंडली रहेंगे। इसलिए बहुत सारे नेपाली लोग जो हैं वो हमारे इंडिया के अंदर आके बसे हुए हैं और रह रहे हैं, क्योंकि उस समय तो फेडरल स्टेट था और हम लोग अतिथि देवो भव थे। उस टाइम पीरियड के अंदर सिविल वॉर चलता रहा तो ऑफकोर्स बहुत डिस्प्यूट की वजह से लोगों को इंडिया में उस समय परमिशन था आने का। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड पे हमने ऐसा किया। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि सिटीजन जो थे 2 कंट्रियों के ट्रैवल कर सकते थे विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट के, नेपाल के और हमारे इंडिया के लोग। हमारे बहुत इंडिया के लोग भी हैं जो नेपाल में जाके बसे हुए हैं और नेपाल के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया में आके बसे हुए हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट थोड़ा सा जंक्शन को लेके है, जंक्शन के ट्रबल को लेके और ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि नेपाल को हमने विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट के तहत बिजनेस करने के लिए और इंडिया में आने की परमिशन दी हुई है, लेकिन वो चाइना के साथ अच्छा ट्रेड करता रहता है। तो ये चीज़ हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि हमें पता है कि चाइना जो है वो एक क्या कहते हैं अटैक करने वाला, अपने फ़ायदे के लिए दूसरी कंट्री का इस्तेमाल करने वाला वो बंदा है। तो इसीलिए दूसरा डिस्प्यूटेड इलाका क्या है दोस्तों, जिस तरीके से नेपाल के अंदर माओविस्ट मूवमेंट चला था वो मूवमेंट हमारी कंट्री के अंदर भी CPI-M के द्वारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल इधर के इलाकों में चलाया जाता है। तो वो भी ये डिमांड करते हैं कि यहाँ की सरकारें गिरनी चाहिए, यहाँ पे भी नया डेमोक्रेसी आना चाहिए वगैरह वगैरह। इसीलिए दूसरा मैं कह सकता हूँ कि हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट उनके साथ कहीं ना कहीं है।
Many Nepal leaders and citizens complain that India interfere in its internal affairs. बहुत सारे नेपाल के नागरिकों ने और नेताओं ने भी शिकायत करी है कि इंडिया जो है ऑफ कोर्स क्या कहते हैं उनके काम में इंटरफेरेंस करता रहता है। इवन इंडिया की गवर्नमेंट, इंडियाज गवर्नमेंट इंटरफेयर इन इट्स इंटरनल अफेयर एंड हैज डिजाइंड इट्स रिवर and hydrological electronic and prevent Nepal, a landlocked country, from getting easier access to the sea through the Indian territories. मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उनके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर भी करती है और साथ में हमें एक लैंडलॉक कंट्री बना दिया इन लोगों ने, तो उससे ना ही हम इलेक्ट्रिकल पावर और ना ही नदियों का पानी होता है हम उससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बना सकते। तो ये कुछ कंप्लेंट्स उनके थ्रू हमारी कंट्री के लिए है ना। तो ये था किसके बारे में, ये था नेपाल के बारे में। हमने नेपाल के साथ अच्छा रिलेशन बनाया कि हम ट्रेड कर लेते हैं, हमारी करेंसी वहाँ पे थोड़ी महंगी है और दूसरी बात वहाँ का बिजनेस हमें मिल जाता है। बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धना कोटे है। हाईएस्ट जो डेंसिटी वाला प्लेस है वो कोलंबो है। श्रीलंका को हम रावण के नाम से जानते हैं। रावण सीता माता को किडनैप करके श्रीलंका लेके गए थे, तो उसके बाद क्योंकि पूरी तरीके से एक वाटर से घिरा हुआ प्लेस है तो लोगों के लिए पास आउट होना बहुत मुश्किल था। वो तो उन्होंने सेतु बना दिया राम भगवान ने, तो इसलिए श्रीलंका में आज वो सेतु दिखाई देता है, लोगों का ऐसा मानना है। श्रीलंका की अगर हम बात कर ले तो श्रीलंका के अंदर एथनिक ग्रुप जो थे वो सबसे ज़्यादा सिंघली लोग थे। सिंघली लोगों को 1948 के अंदर आज़ादी मिली थी और आज़ादी के बाद ही से ही वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री की स्थापना हो गई थी। तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ डॉन स्टेफन सेयांके वहाँ के पहले क्या कहते हैं पीएम बने थे, जब इसका नाम शिलोंग था। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो एथनिक ग्रुप को लेके थी, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या में ज़्यादा जो लोग थे वो सिंघाली लोग थे और बहुत सारे तमिल लोग जो थे वो भी बसे हुए थे। क्योंकि आप कह सकते हो कि ऑफिशियल लैंग्वेज आज की डेट में श्रीलंका और सिंघाला और तमिल थी, लेकिन डिस्प्यूट स्टार्ट यहाँ से होता है कि बहुत सारे तमिल लोग तमिलनाडु से निकल के श्रीलंका में आके बस गए थे, और जब वो श्रीलंका में आके बस गए थे तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई कि श्रीलंका के लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं और हायर एजुकेशन लेके बड़ी पोस्टों पे बैठे होते हैं, जबकि सिंघली लोग जनसंख्या में ज़्यादा हैं लेकिन दोस्तों छोटी पोस्टों पे होते थे। तो ये प्रॉब्लम सिंघली लोगों को ये हुई कि तमिल के लोग तो बाहर से आके बसे हुए हैं श्रीलंका के अंदर और वही बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, तो जो दिक्कत है तो सिंघली लोग तो कई बड़ी पोस्टों पे जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ से डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। 1956 के अंदर क्या होता है दोस्तों, 1956 के अंदर जो सिंघली लैंग्वेज थी, सिंघली, वो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी जाती है, और जब ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी जाती है तो तमिल के लोगों को दिक्कत होती है। वो ये कहते हैं कि तमिल किसी के बाप का नहीं है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे सिंघली मतलब श्रीलंकन तमिल भी तो थे, इंडियन तमिल कुछ माइग्रेट होके आए होंगे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर क्या कहते हैं श्रीलंकन तमिल भी थे। तो वहाँ के लोगों ने ये डिस्प्यूट कर दिया कि भाई जितना श्रीलंका सिंघली लोगों का है उतना श्रीलंका तमिल के लोगों का भी है। तो सिंघली लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका अलग बनना चाहिए, सिंघली लोगों का बनना चाहिए, तमिल के लोग कह रहे हैं ठीक है फिर हमारा भी अलग होना चाहिए। तो इसी वजह से वहाँ पे लिट्टे कम्युनिटी बनती है और लिट्टी कम्युनिटी भी अलग कंट्री का डिमांड करने लगी। अब क्योंकि तमिल के लोगों का रिलेशन इंडिया से है तो इंडिया के लोगों ने कहा कि चलो मदद करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, और वहाँ पे 1981 के अंदर लिट्टे को क्या कहते हैं लिबराइजेशन ऑफ तमिल इलम, वहाँ पे श्रीलंका की आर्मी से बचाने के लिए हमने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी। इंडियन ट्रूप्स 1987 में भेजे गए, राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पीरियड पे, और ये जुलाई 1987 से लेके मार्च 1999 तक इंडियन कीपिंग फोर्स वहाँ पे गई और उन्होंने अलग अलग क्या कहते हैं मैं कह सकता हूँ रोल निभाए। अलग अलग उन लोगों ने क्या कहते हैं अटैक करे। उन्होंने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन चेकमेट, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन चलाए थे जिससे वो तमिल लोगों को बचा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि श्रीलंका ने कहा कि जो बाहर की मिलिट्री है, जो इंडियन मिलिट्री है, वो हमारे काम के अंदर हमारे देश के इंटरनली सिक्योरिटी के अंदर जानबूझ के इंटरफेयर कर रही है, और इसी वजह से 1989 के अंदर हमने अपनी आर्मी वापस बुलवा ली, क्योंकि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों के अंदर ज़बरदस्ती हाथ नहीं घुसेड़ सकते। और वहाँ पर श्रीलंका के अंदर
ये समस्या काफ़ी लंबे समय तक चलती रही और 2009 के अंदर जाके इस समस्या का समाधान यूएनओ के अंदर निकलता है। यूएनओ के अंदर फाइनली जब ये समाधान निकलता है 25 साल 9 महीने 3 वीक के बाद, तो फाइनली श्रीलंका की गवर्नमेंट कहती है कि तमिल के लोगों के लिए हम लोग एक अलग से सिस्टम बनाएंगे। हाँ, हम लोग पूरी तरीके से सिंगली लैंग्वेज को ऑफिशियल नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या का कारण यही था कि जब 1989 के अंदर श्रीलंका के अंदर से इंडियन लोगों ने अपनी फोर्स वापस बुलवा ली, तो बहुत सारे लोगों को यही लगा कि शायद से भारतीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इंडियन तमिल से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए फैमिली मैन 2 वेब सीरीज़ अगर आपने देखी हो तो वो बनी थी और बहुत तगड़ा रोल था। अब बात करें श्रीलंका से भाई श्रीलंका के साथ क्या कहते हैं उसकी बात, तो श्रीलंका का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये 76 नंबर पे है और ये इंडिया जो है आप देख सकते हो 130 नंबर पे। तो यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल भी काफ़ी सही है इंडिया के कंपैरिजन में। दूसरा, हमने उनसे लिबरेट इकोनॉमिक सबसे पहले हमने इन्हीं के साथ करी थी। उदारवादी क्या कहते हैं उसे बोलते हैं व्यापार, उदारवादी व्यापार सबसे पहले हमने इनके साथ करा था। इंडिया ने अगर कहीं पे करा था सबसे पहले श्रीलंका के साथ करा था उदारवादी व्यापार, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक पर कैपिटा इनकम है। रिलेशन की बात करें तो हमने आइलैंड से रिलेटेड क्या कहते हैं डिस्प्यूटों को सॉल्व करने की कोशिश करी है श्रीलंका के लिए। हमने क्या करा है, हमने उनसे रिलेशन बनाया। किससे? हमने कहा कि बार बार बाढ़ आती रहती है, इसलिए इंडो श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा हुआ है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सुनामी से रिलेटेड जो भी कुछ होगा श्रीलंका के लोगों की हम लोग मदद करेंगे, क्योंकि बाढ़ वहाँ पे बार बार आती ही रहती है, तो उसके लिए हम लोग मदद करेंगे। तो ये 2 चीज़ें थी जिस पे हमने फोकस करने की कोशिश करी। दोस्तों, आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। टेलीग्राम अकाउंट पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं नोट्स के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो।